Hello everyone. So let us now start chapter number 12, that is market. But before starting the chapter मुझे आप लोगों को एक बहुत छोटी सी चीज़ का डिफरेंस बताना है कि फर्म क्या होती है और इंडस्ट्री क्या होती है. आई विल बी टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ नोटबुक्स क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा वही खरीदते होगे टू राइट योर नोट्स. सो इफ़ आई टेक एग्जाम्पल ऑफ जो एक होता है फर्म होता है राइट कंपनी. सो अगर कोई क्लासमेट है या नवनीत है, सो दीज आर ऑल द फर्म्स, मतलब उनकी इंडिविजुअल फर्म है. पर अगर मैं बोलती हूँ इंडस्ट्री, तो इंडस्ट्री में सारी फर्म्स आ जाती है, सब फर्म्स मिला करके इंडस्ट्री बनती है. तो अगर मैं बोलूँगी नोटबुक की इंडस्ट्री है तो आई वुड यूज़ द वर्ड नोटबुक. पर अगर मेरे को पर्टिकुलर फर्म के बारे में बताना है तो मैं क्या बोलूँगी कि ये नवनीत की कंपनी है, उसकी नोटबुक है. पर अगर मुझे इंडस्ट्री का बोलना है, इंडस्ट्री में सारी फर्म्स आ जाती है, मतलब कोई एक प्रोडक्ट होता है उसकी इंडस्ट्री बनती है. सेम गोज़ फॉर अदर स्टेशनरी आइटम्स ऑल्सो. आप बैग्स का एग्जाम्पल ले सकते हो या तुम गैजेट्स का एग्जाम्पल ले लो. फ़ोन हो गया, हेडफोन्स हो गए, लैपटॉप हो गया. तो अगर आप एक स्पेसिफिक कंपनी की बात करोगे सो दैट विल बी आवर फर्म. पर जब आप पूरे बहुत सारे फर्म्स की बात करोगे, जो मेन सामान सारी फर्म्स क्या बना रही है, दैट विल बी आवर इंडस्ट्री. सो दिस वॉज द बेसिक डिफरेंस that you need to know before starting the chapter. So what will we be seeing in this chapter? What is market? What is the structure of market? What is classification of market and online market? A very small chapter which will be done very quickly. So, meaning of market. Ordinarily, the term market refers to a place where goods are purchased and sold. Ultimately, market होता क्या है? हम कई बार बोलते हैं कि हम मार्केट जाके आए हैं. So, what is market? मार्केट एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे सामान या तो बेचे जाते हैं, बेचे जाते हैं और खरीदे जाते हैं. So, there are both buyer and seller. Right. So, Big Bazaar एक market है, चांदनी चौक market है, Fashion Street in Mumbai. All these are examples of market. Market should not be limited to particular place. In economics, market can exist even without personal contact. Economics में हम देखेंगे कि कैसे बिना physical contact के भी market हो सकता है, बस उसमें कुछ कुछ conditions होनी चाहिए which we will see below. Market refers to the arrangement in a given area whereby buyers and seller come in contact with each other directly or indirectly to buy or sell goods. मतलब पहले क्या होता था, जैसे एजेंट भी होते थे बीच बीच में राइट, या अभी भी से रिटेलर्स भी होते हैं जो हम आगे देखने वाले. तो एक सेलर या तो बायर को डायरेक्टली बेच रहा है या इनडायरेक्टली बेच रहा है, सो दैट बिकम्स द मार्केट. तो ये जो पूरा मैकेनिज्म होता है दैट इज मार्केट इटसेल्फ. दिस डेफिनेशन इंडिकेट्स दैट फेस टू फेस कॉन्टैक्ट इज नॉट नेसेसरी फॉर मार्केट. ज़रूरी नहीं है कि फेस टू फेस बायर और सेलर का मिलन हो और फिर जाके कोई सामान बेचे और पैसे दे और तभी जाके वो बोला जाएगा कि वो एक मार्केट एरिया है. Buyers and sellers can carry on their transaction indirectly through agent हो गया, टेलीफोन हो गया, मोबाइल हो गया, इंटरनेट हो गया, whatever. The buyers and seller interact, they do so to exchange goods and services for money. तो money के लिए exchange होता है, goods and service obviously not for free. So हमने क्या क्या देखा, इसमें क्या क्या आ रहा है. प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स आर ऑल्सो डिटरमाइंड, और ऑब्वियसली प्राइस डिटरमाइन करते हैं जैसे हमने लास्ट चैप्टर में देखा था. सो या market is a mechanism or system by which buyers and seller interact to determine the price and quantity of a good or service. तो buyer और seller मिलते हैं, price determine करते हैं, and seller sell their goods, buyer buy the goods. Now what are the important features of a market? एक market होने के लिए क्या क्या चीज़ें होना compulsory है. So market के ये 3 features होते हैं. First feature is commodity. There must be a commodity which is being demanded and sold. कॉमोडिटी मतलब क्या होता है, गुड भी हो सकता है, सर्विस भी हो सकती है. सो कॉमोडिटी इज़ बेसिकली प्रोडक्ट जो बायर को चाहिए और सेलर सेल कर रहा है. बायर्स एंड सेलर्स, ऑफ कोर्स मार्केट में बायर और सेलर दोनों होने चाहिए. जैसे बायर होगा तो नहीं चलेगा, सिर्फ सेलर होगा तो नहीं, बोथ बायर एंड सेलर शुड बी देयर. कम्युनिकेशन, ऑफ कोर्स बायर को बताना होगा कि मुझे ये सामान चाहिए, आई वांट टू परचेज द गुड्स, या सेलर को बोलना पड़ेगा कि ये सामान मेरे पास अवेलेबल है, विच वन डू यू वांट. सो ऐसे ही एक कम्युनिकेशन होना ज़रूरी है, तब जाके पता चलेगा कि बायर को क्या नीड्स है, बायर की क्या नीड्स है, एंड सेलर क्या बेचना चाह रहा है. सो 3 थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट. अगर वो फीचर मार्केट, अगर वो मार्केट कहलाना चाहता है तो क्या क्या फीचर्स होने चाहिए उसमें. फर्स्ट इज कॉमोडिटी, सेकेंड इज बायर्स एंड सेलर्स, एंड थर्ड इज कम्युनिकेशन. नाउ स्ट्रक्चर ऑफ ए मार्केट, जैसे मैंने बोला कि अब 2 क्लासिफिकेशन है, एक स्ट्रक्चर बेसिस पे है, एक क्लासिफिकेशन के नाम पे दिया हुआ है. फर्स्ट वन इज स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर में हम देखेंगे प्रोडक्ट के बेसिस पे, नंबर ऑफ सेलर और बायर के बेसिस पे कैसे मार्केट को 2 टाइप्स से हम डिवाइड कर सकते हैं.
So first type is monopoly market, second type is perfect competition market. Monopoly. The word monopoly has been derived from the two Greek words monos and polis, means single seller. Monos means single and polis means seller. यानी कि monopoly यानी कि single seller, एक ही seller. Monopoly is a market structure in which there is a single firm producing all the output and there is no close substitute of products sold by the monopolist, thereby ruling out any sort of competition. क्या बोला कि इसमें कोई भी कंपटीशन नहीं होता है, एक सेलर होता है वो ही सामान बेच रहा होता है, उसके कोई क्लोज सब्सिट्यूट्स नहीं होते. से सब्सिट्यूट मतलब क्या होता है? पेन का सब्सिट्यूट इज पेंसिल, मतलब पेन के बदले मैं क्या यूज़ कर सकती हूँ लिखने के लिए? पेंसिल. और इफ़ आई से क्लोज सब्सिट्यूट, तो क्लोज एकदम होना मतलब बॉल पेन का सब्सिट्यूट जेल पेन हो सकता है पर पेंसिल नहीं हो सकती, राइट? क्योंकि दोनों पेन है, मैं पेन को कंपेयर कर सकती हूँ पर पेन पेंसिल को एकदम ज़्यादा कंपेयर नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि अगर मुझे पेन से लिखना है तो आई कैन नॉट यूज़ पेंसिल. सो अगर सर सब्सिट्यूट बोले तो पेन पेंसिल हो सकते हैं, पर क्लोज सब्सिट्यूट में आई कैन से बॉल पेन एंड जेल पेन. सो देयरफॉर इसके कोई क्लोज सब्सिट्यूट्स नहीं होते मोनोपोली मार्केट में, और इसलिए कोई भी कंपटीशन नहीं होता है. In this market, the seller does not face any competition because there are no other sellers. The product he is selling, जो भी वो बेच रहा है उसके कोई भी competitors नहीं होते. The seller is in position to charge a high price of the product depending upon the response of the consumers. वो कितना भी प्राइस चार्ज कर सकता है, वो प्राइस मेकर होता है, यानी कि वो ही डिसाइड करेगा क्या प्राइस होना चाहिए. एग्जाम्पल, इंडिया में क्या क्या एग्जाम्पल हम देख सकते हैं. गवर्नमेंट रूल करती है, जैसे गवर्नमेंट का मोनोपोली इन टर्म्स ऑफ रेलवे स्टेशन, और कोई कंपनी नहीं है जो रेलवे स्टेशन की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ट्रेन्स की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है. इट इज़ द गवर्नमेंट हु इज़ कंट्रोलिंग एंड ओइंग, एंड गवर्नमेंट इज़ द वन जो ये सर्विस प्रोवाइड कर रही है, राइट? सो एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, एटॉमिक एनर्जी हो सकता है, डिफेंस हो सकता है, पब्लिक वाटर सिस्टम, रेलवे एट्सेट्रा. नाउ व्हाट आर द फीचर्स ऑफ मोनोपोली? हमने जो अभी ऊपर देखा मोनोपोली, इसके फीचर्स अगेन दिए हुए नीचे इन पॉइंट्स. अ सिंगल फॉर्म, मोनोपोली एक सिंगल फॉर्म होती है. ही हैज़ गॉट नो कॉम्पिटिटर, ही इज द ओनली वन हु रूल्स द मार्केट विद हिज कमोडिटी. वो सिर्फ सिंगल प्रोड्यूसर होता है अपने गुड का. दिस इज़ नॉट पॉसिबल इन रियल वर्ल्ड, प्लीज़ ऐसे सोचने मत लगना. हाँ, गवर्नमेंट के टर्म्स में ज़रूर है, मोनोपोली एग्जिस्ट करता है कोई कोई चीज़ों में, बट मेजरली तुम और कोई सामान में जल्दी से नहीं ढूंढ पाओगे मोनोपोली, क्योंकि अभी के टेक्नोलॉजी एंड सो मच आफ्टर सो मच थिंग्स हैव इवॉल्व, अभी के टाइम पे यू विल बी एबल टू फाइंड क्लोज सब्सटीट्यूट, मतलब क्लोज सब्सटीट्यूट भी मिल ही जाएंगे तुम्हें. ऐसा कुछ नहीं होगा जो सिर्फ एक ही फॉर्म बना रही होगी, एंड ऑफकोर्स गवर्नमेंट भी रेस्ट्रिक्ट करती है ये चीज़. Now, no close substitute of the commodity. There are no close substitute of the commodity produced by the monopolist. Close substitute means another similar product having same use. The monopolist produce all output in particular market. Monopolist firm ही होती है जो सारा प्रोड्यूस करती है, और कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता है. प्राइस मेकर, एज आई टोल्ड यू, द मोनोपोलिस्ट बीइंग द सोल सेलर of the commodity in the market decides the price of a commodity as there is no one to challenge his price. उसके प्राइस को कोई बोल नहीं सकता है. जैसे हमने देखा था लास्ट चैप्टर में कि जब एक सेलर प्राइस डिटरमाइन करता है तो वो देखता है बाकी फर्म्स क्या सेल कर रही है, कितने प्राइस में बेच रही है, जिससे वो समझ सके कि मेरा प्रोडक्ट ज़्यादा प्राइस का है या कम है, या मुझे कितना प्राइस रखना चाहिए. पर जब मोनोपोली में एक सिंगल सेलर है तो वो क्यों ही किसी का देखेगा प्राइस कितना चार्ज कर रहे हैं, वो अपने हिसाब से कितना भी चार्ज करेगा. The monopolist is a price maker. It does not mean that monopolist can fix both price and quantity demanded. If he fixes a higher price, less quantity will be demanded. ये चीज़ हमारे दिमाग में भी आएगी कि अगर वो बहुत ज़्यादा प्राइस रखे तो उसकी डिमांड ही नहीं होगी. यस, उसकी डिमांड नहीं होगी अगर वो बहुत ज़्यादा प्राइस रखता है. मतलब अगर कोई चीज़ का प्राइस 500 में भी चल जाता, पर अगर वो उसको चार्ज करता है थाउजेंड्स के लिए, या चार्ज करता है 2000 जितना, तो शायद लोग डिमांड ही नहीं करेंगे. तो वो प्राइस को ज़रूर कंट्रोल कर सकता है, बट ऑफकोर्स ही cannot control the quantity demanded. So quantity demanded उसके कंट्रोल में नहीं है. Now no entry of new firm. कोई न्यू फॉर्म जल्दी से पॉसिबल नहीं है कि एंटर हो सके. क्यों? इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर न्यू फॉर्म्स टू एंटर इन द मार्केट एंड compete with the single seller. Being the single seller or firm, there is no difference between firm and industry under monopoly. जैसे मैंने बताया था फर्म और इंडस्ट्री के बीच में क्या डिफरेंस होता है, बट सिंस मोनोपोली एक ही फर्म होती है और सिर्फ उसके पास ही स्पेसिफिकेशन है कोई सामान बनाने का, सो हाउ कैन अदर फर्म्स एंटर? कोई फर्म्स एंटर ही नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो लोग उसके जैसा बना ही नहीं पाएंगे. वो लोग कितनी भी टेक्नोलॉजी कितना भी यूज़ कर ले, वो उसके जैसा बना ही नहीं पाएंगे. ऐसी होती है मोनोपोली फर्म, ठीक है? सो देयरफॉर वहाँ पे फर्म भी एक है, इंडस्ट्री भी एक है, एंड टोटल जो फर्म होगी वही इंडस्ट्री बन जाएगी. लास्ट, द एम ऑफ द मोनोपोलिस्ट इज टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट. एम क्या होता है मोनोपोलिस्ट का? कि अपना प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा करे. इनफैक्ट ये वाला जो पॉइंट है ना, ये तो हर सेलर में सूट होगा, क्योंकि हर सेलर का काम होता है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिले.
Now, perfect competition, yet another which is not possible in the world. The other extreme situation of monopoly market is called perfect competitive market or perfect competition. Features of perfect competition क्या क्या होते हैं? Large number of sellers and buyer. इसमें बहुत सारे sellers होते हैं और बहुत सारे buyers होते हैं. हमने ऊपर देखा था कि एक ही seller होता है monopoly में, but perfect competition में there are large number of buyers and sellers. As against monopoly market, a competitive market has large number of sellers and buyers selling the quantity to a large number of buyers. होमोजीनियस प्रोडक्ट सेकंड इज होमोजीनियस प्रोडक्ट, यानी कि इसमें क्या होगा, सारे लोग सारा सामान सेम बेच रहे हैं. ये पॉसिबल लगे ही नहीं है. मैं नोटबुक्स का एग्जांपल लेती हूँ. तो नवनीत जो सामान बना रहा है और क्लासमेट जो सामान बनाता है नोटबुक, तो उन दोनों में कहीं ना कहीं डिफरेंस होता है. राइट, पेजेस का डिफरेंस हो सकता है, थिक हो सकता है, वाइट पेजेस किसी के ज़्यादा हो सकते हैं, किसी के कम हो सकते हैं. बट एज पर परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट बट एज पर परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट ऐसा होगा ही नहीं. इनके हिसाब से क्या होगा कि सेम क्वालिटी की नोटबुक हर एक फर्म बेच रही है. मतलब नवनीत में जो मिलेगी वही क्लासमेट में मिलने वाली है. पेजेस सेम रहेंगे, वाइट पेजेस सिमिलर सेम रहेंगे इनफैक्ट, एंड जो प्राइस है वो भी सेम रहने वाला है. सो दिस इज परफेक्ट कॉम्पिटिशन, जो पॉसिबल नहीं है. अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन जैसे मतलब सेम रहते हैं प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट रहते हैं. सो प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट सब्सिट्यूट. थर्ड इज फ्री एंट्री एंड एग्जिट. यहाँ पे कोई भी एंटर कर सकता है, कोई भी एग्जिट कर सकता है. ऑफकोर्स जब सब सेम प्रोडक्ट बना रहे हैं तो किसी फर्म के आने से या जाने से किसी को फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि अगर वो नहीं बनाएगा तो दूसरा फर्म तो ज़्यादा बना ही लेगा. सो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, कितने ही फर्म्स आए कितने ही फर्म्स जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. एवरी सेलर वांट्स टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट. अगेन सिमिलर पॉइंट, जैसा मैंने बोला, सेलर का काम ही है मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना, भले वो मोनोपोली वाला सेलर हो, भले वो परफेक्ट कॉम्पिटिशन वाला सेलर हो. गवर्नमेंट रोल इज़ टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू सेलर्स एंड डू नॉट इंटरफेयर इन बिजनेस. इसमें गवर्नमेंट का रोल क्या होता है कि वो जितना हो सके प्रोटेक्ट करे सेलर्स को. वो लोग इंटरफेयर नहीं करने वाले बिजनेस में, क्योंकि सारे लोग सेम प्रोडक्ट बना रहे हैं. सो देयर विल बी नो नीड ऑफ गवर्नमेंट टू इंटरफेयर इन द बिजनेस. नाउ अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन सेलर्स एंड बायर्स हैव परफेक्ट नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट. मतलब कोई भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं होगा जो गलत तरीके से बेचा जाएगा सेलर के थ्रू, एंड बायर या तो गलत तरीके से खरीदेगा, क्योंकि बायर्स को फुल नॉलेज है कि प्रोडक्ट का हार्म क्या है, वो प्रोडक्ट कब यूज़ नहीं करना चाहिए, प्रोडक्ट कैसा किस काम के लिए यूज़ होता है. एंड सेलर का भी सेम रहेगा, उसको फुल नॉलेज होगी, उसको बताना भी नहीं पड़ेगा, उसको ही पता होगा कि मुझे कब कितना बेचना है. सो इन शॉर्ट परफेक्ट नॉलेज होगी बायर्स एंड सेलर्स में. There is no bar on factors of production such as labor to move from one production unit to another work. क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन कोई मतलब नहीं है. लेबर भी यहाँ पे ऐसा माना जा रहा है सब सेम होंगे. मतलब नवनीत जितने लेबर रखता है, जितने लोग रखता है काम करवाने के लिए, सिर्फ 4-5 लोग रखता है, 5 रखता है, तो उतना ही क्लासमेट वाला भी रख रहा है, एंड अदर जो आते हैं डॉम्स वाले भी नोटबुक वाले रख रहे हैं. तो जो भी नोटबुक बना रहे हैं सारे के सारों के पास 5 लेबर है, किसी को ज़रूरत नहीं पड़ती है इधर से उधर शिफ्ट होने की. सो दिस इज सही में परफेक्ट, जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है. ट्रस्ट मी, ये परफेक्ट कॉम्पिटिशन does not exist in real world. See, here it is given market structure in real world situation, क्योंकि इनको पता है कि हमें भी पता है कि ऊपर वाली चीज़ें exist नहीं करती अभी. The situation of monopoly or perfect competition is not seen in real world. As per law, private monopoly is not allowed. Private company अपना monopoly नहीं चला सकती है. Only monopoly by the government exists. Nowadays, the market is flooded with so many variety of same product that perfect competition in real sense also does not exist. राइट, सो ओनली मोनोपोली सिर्फ गवर्नमेंट की एग्जिस्ट करती है. नाउ डेज द मार्केट इज फ्लडेड विद सो मेनी वैरायटी ऑफ सेम प्रोडक्ट. से एग्जांपल लेते हैं हम सोप का. अ प्रोडक्ट meant for taking bath or washing hands. Under perfect competition, it is expected that only one type of soap will be sold by many sellers, but in reality we have different brands. कैसे कैसे ब्रांड्स है हमारे पास सोप के लिए? लक्स है, डव है, लिरिल है, गॉडरेज है, निम, मैसूर सैंडल, जॉनसन एंड एट्सेट्रा. These are all used for the same purpose, taking bath, but they are different in terms of color, packaging, fragrance. सबका अपना एक अलग स्पेशलाइजेशन होता है. कोई बोलती है कि हम मॉइस्चर अच्छा प्रोवाइड करते हैं, कोई बोलते हैं हम फ्रेगरेंस अच्छा प्रोवाइड करते हैं, कोई बोलते हैं हम लोग चीप है. सो दीज आर ऑल डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स दे पजेस. यानी कि इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि सारे सेम ही प्रोडक्ट बेच रहे, सेम कैरेक्टरिस्टिक्स वाले. नाउ all these sellers also incur heavy expenditure on advertisement to sell their kind of soap. Contrary to perfect competition, where there are many sellers selling a single product without any advertisement, perfect competition में they do not even advertise. This is not even possible. In this case, there are many sellers selling different variation of particular products, so we cannot say this type of market is perfectly competitive. This type of market is called monopolistic or imperfect competition. राइट, तो इसको हम बोल सकते हैं इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन है. मोनोपोली हो सकता है गवर्नमेंट का, जैसे हमने बोला, पर एक बार के लिए, बट
मोनोपोलिस्टिक भी इतना एग्जिस्ट नहीं करता है, एंड परफेक्ट कॉम्पिटिशन तो बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करता है. Still you have to learn for your exam. There's no option you have. आपको अगर फीचर्स पूछे, यू हैव टू राइट ऑफ फीचर्स ऑफ मोनोपोली. इफ़ यू आर आज फीचर्स ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन, यू हैव टू राइट, जबकि ये रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट भी नहीं करते हैं. नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ चैनल. अभी जो हमने क्लासिफिकेशन देखा वो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेलर्स, बायर्स एंड द प्रोडक्ट्स दे सेल, उसके बेसिस पे था. सो मोनोपोली देखा हमने और परफेक्ट कंपटीशन देखा. इस वजह से हमने वहाँ पे सेलर बायर को कंपेयर किया कि कितने सेलर्स होते हैं, कितने बायर होते हैं, राइट. बट नाउ वी आर क्लासिफिकेटिंग ऑन द बेसिस ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन या सेलेबल लॉट्स. तो अब हम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के बेसिस पे करेंगे. कैसे टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होता है? एक होता है होलसेल मार्केट, जबकि दूसरा होता है रिटेल मार्केट. होलसेल मार्केट क्या होता है? नाम से पता चलता है. जब आप, अगेन आई विल टेक एग्जांपल ऑफ नोटबुक ही. ओके, सो नोटबुक जब आप लेने जाते हो स्टेशनरी की शॉप से, तो वो कहाँ से आती है? वो कोई जगह से आती होगी, होलसेल मार्केट से. तो जब वो एक होलसेल मार्केट से नोटबुक्स आती है तो दे बाय इन बल्क क्वांटिटी. ठीक है, एकदम बल्क में लेकर आते हैं वो लोग. एक एक नोटबुक या 10 लेकर नहीं आते रोज़ रोज़. दे गो एंड बाय इन हंड्रेड्स और थाउजेंड्स में वो लोग अपने सामान लेकर आते हैं. एंड देयरफॉर उनको चीप भी पड़ता है, क्योंकि वो लोग वहाँ से लेकर आ रहे हैं जहाँ से उनका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा नहीं हो रहा है. सो रिटेलर्स, जो स्टेशनरी शॉप वाले हम लोग को जो बेचते हैं, वो लोग जहाँ से फैक्ट्री से लेकर आते हैं, वहाँ से उनको ट्रांसपोर्टेशन का किसको कॉस्ट कट हो जाता है? द फैक्ट्री ओनर्स. वो लोग अपना बेच रहे हैं, वहीं से अपनी फैक्ट्री से बेच रहे हैं, तो मेन जो खर्चा लगता है रिटेल वालों का लगता है. तो रिटेल वाले क्या करते हैं? वहाँ से लेकर आते हैं शॉप होलसेलर से और अपनी शॉप पे लाके हमें बेचते हैं. देयरफॉर जो चार्ज लिटिल मोर, उनको अपना प्रॉफिट भी इसमें ऐड करना होता है, प्लस उनका जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होता है वो भी ऐड करते हैं. हो सकता है कभी कभी होलसेलर भी सर्विस प्रोवाइड कर दे, ट्रांसपोर्ट कर दे, पर जो भी है अल्टीमेटली खर्चा तो रिटेलर का लगेगा ही. भले ही ट्रांसपोर्टेशन कोई भी करवा के दे, होलसेलर बेयर नहीं करेगा खर्चे. तो जो हम स्टेशनरी से लेकर आते हैं, रिटेलर बोलते हैं जिनको, दोज पर्सनस क्या करते हैं? खर्चा इनकर करते हैं और हमारे लिए लेकर आते हैं. एक तरीके से मीडिएटर होते हैं हमारे बीच में और जो नोटबुक्स बना रहा है उनके बीच में. सो होलसेल मार्केट क्या करेगा? होलसेलर इज अ डिस्ट्रीब्यूटर और मिडल मैन हु सेल्स मेनली टू रिटेलर एंड इंस्टीट्यूशन रादर देन कंज्यूमर. तो मतलब हम इसे भी मिडल मैन बोल सकते हैं ऑफकोर्स, बट रिटेलर ज़्यादा मिडल मैन होता है क्योंकि वो होलसेलर और हमें कनेक्ट करता है. अगेन होलसेलर भी मिडल मैन है, किसको कनेक्ट करता है? वो रिटेलर और कंज्यूमर्स को कनेक्ट करता है. When in market goods are transacted in big lots, it is called wholesale market. Wholesalers usually do not sell goods in small lots. उनको अगर आप जाकर बोलोगे कि मुझे 10 नोटबुक चाहिए, तो they would not even sell you, क्योंकि इतना पॉसिबल ही नहीं है. वो लोग सिर्फ होलसेल में ही बेचते हैं, राइट. दे यूजुअली सेल टू रिटेलर, वरना ऑफकोर्स उनका प्रॉफिट, उनका लॉस हो जाएगा अगर वो लोग कम कम में बेचने लगे. Wholesaler is the essential link between manufacturer and end consumer. It is the presence of wholesaler that manufacturer in comfort zone, as they can sell their products in large quantity and focus on बिजनेस एंड प्रोडक्शन. वो लोग अपना बस बेच देते हैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में और अपना बिजनेस पे ध्यान देते हैं. रिटेलर होते हैं वो लोग हमें आगे जाके बेचते हैं. सो रिटेल मार्केट क्या होता है? रिटेल कंसिस्ट ऑफ सेल ऑफ फिजिकल गुड्स और मर्केंडाइज फ्रॉम ए फिक्स्ड लोकेशन सच एज डिपार्टमेंटल स्टोर हो गया, शॉपकीपर स्मॉल और इंडिविजुअल हो गया, और डायरेक्ट कंजम्पशन बाय द परचेजर. इन रिटेल मार्केट गुड्स आर सोल्ड इन स्मॉल लॉट. यहाँ पे तो हम लोग कितना भी ला सकते हैं सामान. अगर आप जाके एक नोटबुक बोलोगे तो ऑफकोर्स वो लोग सेल करेंगे. दे वोंट आस्क यू टेक इन बल्क ओनली, राइट. उनका काम ही यही है. In retail market, goods are sold in small lots. Retailers normally sell to the ultimate consumer. और ये लोग आगे जाके consumers को ही बेचते हैं. तो यहाँ पे एक साइकिल जैसा बनाया हुआ है. मैन्युफैक्चरर होता है जो सामान बनाता है, वो होलसेलर को बेचता है. हो सकता है होलसेलर और मैन्युफैक्चरर सेम भी हो सकते हैं, दैट कैन ऑल्सो बी द केस. पर कई बार ऐसा भी होता है कि मैन्युफैक्चरर जो होता है वो अलग है, होलसेलर होता है. होलसेलर रिटेलर को बेचता है, रिटेलर कंज्यूमर्स को बेचता है. यूजुअली होलसेलर मैन्युफैक्चरर का काफ़ी उनका अच्छा एक कनेक्शन रहता है, बिकॉज दे मैन्युफैक्चरर सीधा लेकर होलसेलर यहाँ पे बेचता है रिटेलर को. सो जैसा मैंने बोला सेम भी हो सकता है. सो मैन्युफैक्चरर होलसेलर देन हो जाता है रिटेलर के पास, एंड देन अल्टीमेटली हम कंज्यूमर्स के पास वो चीज़ आती है. In the channel of distribution of goods and service, the position of retail is the most important as it is in direct contact with the final consumer. तो रिटेलर की पोजीशन क्या बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आई थिंक दिस इज रॉन्ग. ओके, सो व्हाट यू डू इज़ यहाँ पे ना इनडायरेक्ट को बीच में स्पेस डाल दो. इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट मतलब ऐसा लग रहा है इनडायरेक्ट वाला बोल रहे हैं, जबकि व्हाट दे आर ट्राइंग टू से इज इन
स्पेस डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, कि ऑफकोर्स रिटेलर से फाइनल कंज्यूमर के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में ही रहता है ना। जब हम स्टेशनरी से सामान लेकर आते हैं, सो वी आर द कंज्यूमर्स, वो लोग रिटेलर होते हैं, तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो रहा है ना, इनडायरेक्ट कहाँ हो रहा है। सो दिस इज़ एन एरर। यहाँ पे इन और डायरेक्ट को अलग अलग कर देना, या मेरे जैसे कट करके अलग से लिख देना कि इज़ इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। मेन क्या दिया है यहाँ पे कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होता है रिटेलर विद द कंज्यूमर। So location of retail shop is also very important as compared to the wholesale business. तो location जो retail shop का होता है वो बहुत ज़रूरी होता है कि वो consumers के आसपास रहे। consumer से दूर रहेगा तो उसको problem आ जाएगी। A retail outlet must be located nearer to the residential locality so that people can easily come to buy goods and service. The retailer also has to incur a lot of expenditure, as I told you, on decoration of offices, shops and proper presentation of commodity so that consumers are attracted towards retail shop. हम लोग जब जाते हैं stationery, especially when we go with kids, तो they are attracted towards the stationery items. किड्स क्या, हम भी अट्रैक्ट हो जाते हैं। द वे इट हैज़ बीन प्रेजेंटेड, इतना अच्छे से सामान रखे होते हैं, सो नीटली दे कीप इट, सो नाइसली दे प्रेजेंटेड कि वी आर अट्रैक्टेड टू बाई इट। हमें लगता है कि हम खरीद ही लेते हैं, इतना सुंदर लग रहा है, जबकि वो जितना ज़रूरत होता है उससे ज़्यादा अच्छा दिखाया जाता है। सो रिटेलर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हाउ ही प्रेजेंट्स हिज गुड्स एंड सर्विसेज, हाउ ही सेल्स इट टू द कंज्यूमर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर हिम। लास्ट टॉपिक इज ऑनलाइन मार्केट और ऑनलाइन शॉपिंग। ये एकदम ट्रेंडी हो गया अभी, स्पेशली आफ्टर कोविड से पहले का ये बुक इट इज़ प्रिंटेड, तब भी ये बहुत रेलिवेंट था क्योंकि इतना ज़्यादा इवोल्यूशन आ गया है। बट आफ्टर कोविड ये तो बहुत कॉमन हो चुका है क्योंकि वी टेंड टू ऑर्डर सो मैनी थिंग्स ऑनलाइन, राइट? सो दिस हैज़ बिकम वेरी कॉमन टॉपिक नाउ. It is an innovative process whereby consumer directly buy goods or services from a seller without any intermediary service over the internet. जो हमने बोला, मैंने शुरू में बोला था, अमेज़ॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन मिलते हैं, राइट? मीशो हो गया, तो वहाँ से हम डायरेक्टली सेलर से मंगा सकते हैं, कोई इंटरमीडियरी बीच में नहीं आता है। वी जस्ट क्लिक ऑन ऑर्डर, हमारा ऑर्डर प्लेस हो जाता है एंड डायरेक्टली सामान आ जाता है। It is known as electronic commerce. इसको क्या बोला जाता है? Electronic commerce. Nowadays, online shopping has become popular. Shopping has evolved with the growth of technology. In this shopping, one can use a credit card, debit card. However, some system enable user to create account and pay by alternative means such as billing to mobile phone, cash on delivery, check, debit card, postal mobile order. ये तो तुम्हें पता ही होगा because I am sure everybody of you might be using this service. तुम लोग सब ऑर्डर करते ही होंगे ऑनलाइन, आपको पता होगा कैसे कैसे अलग अलग वेज होते हैं थ्रू विच यू कैन पे फॉर द ऑर्डर। कैश ऑन डिलीवरी से कर सकते हो, यू कैन डू UPI कर सकते हो, नेट बैंकिंग कर सकते हो, एनीथिंग इज अलाउड. Once payment has been accepted, the goods or services can be delivered through downloading, distribution या in-store picking. मतलब कोई सामान, कोई सर्विस हमें चाहिए तो उसको हम डाउनलोड कर सकते हैं, वही मतलब डिलीवरी के लिए हमारे पास आ जाएगा, डिलीवरी हो जाएगी उस चीज़ की, हम जाके स्टोर से पिकअप कर सकते हैं। पर नाउअडेज स्टोर से पिकअप भी नहीं करना होता है, वी जस्ट हैव टू ऑर्डर एंड तड़ा हमारे डोर स्टेप पे आ जाता है सामान. ऑनलाइन स्टोर्स आर यूजुअली अवेलेबल 24 आवर्स अ डे. अगेन वन सो नाइस थिंग, हम कभी भी ऑर्डर कर सकते हैं, हम रात को ऑर्डर कर सकते हैं, सुबह ऑर्डर कर सकते हैं, देयर इज़ नो टाइम लिमिट, हम 24 आवर्स अ डे ऑर्डर कर सकते हैं. मैनी कंज्यूमर्स हैव इंटरनेट एक्सेस बोथ एट वर्क. आजकल तो हर जगह इंटरनेट एक्सेस होता है, राइट? वी हैव वाईफाई ओवर इन आवर होम्स एंड ऑफिसेस. Rather than visiting any store or shop, they prefer to purchase through internet only. ऑनलाइन स्टोर्स मस्ट डिस्क्राइब द प्रोडक्ट फॉर सेल विद टेक्स्ट फोटोज़. और हम जब ऑर्डर करते हैं तो उसमें सब कुछ आता है, राइट? फ़ोटो आती है, उसमें टेक्स्ट आता है, क्या प्रोडक्ट है उसके बारे में पूरा क्वालिटी, उसकी डिटेल्स दी हुई होती है. In present scenario, through online shopping, one can shop for a variety of goods and services in no time. Overall, this mode of shopping has gained importance in recent years only due to exposure in technology in the market. टेक्नोलॉजी की वजह से ये सब हुआ है. अगर हमारे पास फ़ोन्स, गैजेट्स होते ही नहीं, लैपटॉप्स होते ही नहीं, तो we were not able to do all these things. But due to the technological evolution, we are able to do so many things just by sitting at home. This was the chapter, as I told you, very small chapter. I hope you understood it. If you did, let me know by liking the video and also commenting down, and also join the Telegram channel. I keep on posting there also. So अगर आपको कुछ motivation के लिए, some quotes are required, you can join the Telegram channel. You should join the Telegram channel. And terminal exercise का solution also I post there. So जो भी आपको चाहिए सामान, you get there, everything there on the not saman, every information you want is
they are uploaded on the Telegram. So till next chapter, keep studying and happy learning.